के समर्थन से बन रही मोदी सरकार क्या करेगी आगे चलकर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजधर में आज इस पर चर्चा करेंगे। लगातार मांगे मानी जा रही हैं। कोई तमाम मंत्रालयों की मांग मांग रहा है तो अग्निवीर की को बंद करने की मांग चल रही है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। एनडीए के समर्थन से बनी मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ही सहयोगी दलों की नई नई मांगें भी सामने आने लगी हैं। इस सरकार में बीजेपी के बाद टीडीपी और जेडीयू दो सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, जिनके समर्थन से ही ये सरकार बननी है। इसको बहुमत साबित करना है। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। जहां हमें उम्मीद थी वो सीटें हम नहीं जीत पाए। कई कारण होते हैं उसको, लेकिन कई जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझ करके सीटें हराई। फरक्काबाद उसमें उदाहरण है। वहां का पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था। इसलिए जो सरकार बनेगी वो गिनती से बनेगी। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ें। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हजारों में कर दी है। पुणे लाखों में भर्ती होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 वर्षों की यात्रा में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के मामले में बना है। गरीब कल्याणकारी कार्य हुए हैं और पूरा देश एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। चुनाव में परिणामों के बाद मेरा अलवर आ जाना हुआ। मैं तहे दिल से अलवर के मेरे सभी मतदाताओं को, अलवर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। इंडी जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जमात है, खान गैंग मार्केट का, ये पता नहीं कितना निर्लज है। ये कह रहा था कि मैं सरकार बनाऊंगा 12 लोगों मिल करके, और खुश है। कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही। रे 60 साल चलाए और 90-99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे हो। अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो अकेले बीजेपी को आया। ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हो? That's right. But the truth is that, they do have the numbers in a pre-poll alliance, so there's no question of begrudging them their right to form the government. And I think the India Alliance decided very clearly there's no point trying to create a drama out of this. Let them form the government and we will be a robust and effective opposition. Coalitions are not a bad thing in themselves, because they will make the Prime Minister and his party
much more accountable to others than they have been in the last 10 years. In the last 10 years, the kind of governance we saw was my way or the highway, right? Demonetize the currency, don't even consult the cabinet, don't even consult your finance minister. लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था, जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे, बाजी चल रही है और आप देख सकते हैं दिन भर जो गतिविधियां चली उसको लेकर मोदी सरकार बनने से पहले तमाम मांगे सामने आ रही हैं, शर्तें रखी जा रही हैं और उन पर क्या होगा आगे, ये सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते हैं, सीधे बात करते हैं। तपोष पाल जी हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। गुफरान अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुफरान। मनोज दास मन्नू जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। अरविंद शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद। तपोष पाल जी, जिस तरह से सहयोगी दलों की मांगें सामने आ रही हैं, जेडीयू कह रही है अग्निवीर स्कीम बंद करिए, हमें समझ में नहीं आती है, इसका विरोध हुआ है चुनाव में, युवा बहुत नाराज़ हैं। इसी तरह मुस्लिम आरक्षण पर जो स्टैंड है नायडू जी का, वो सबको पता है, वो 4% आरक्षण देने की वकालत करते रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा इस बार मोदी जी के लिए सरकार चलाना, वैसे भी उनको गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और उनका जो है जो तेवर है वो भी मैच नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन चलाने का हमारा अभ्यास है और उस पर हमें एक्सपीरियंस भी है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी में जमीन आसमान का अंतर है। तो पुष्पाल जी, वैसे ही मैंने मोदी सरकार कहा था। तो उस समय भी वो उनके साथ साथ थे, तो उनको अनुभव है किस तरीके की पीड़ाएं होती है। इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से मेहनत करके भाजपा की पूरी सीटें रहे, जिससे कि हमारे ऊपर दबाव न रहे। ऐसी स्थिति हम लेके आए, भाजपा के कार्यकर्ता उसको लेके आए थे। लेकिन इस बार संयोगवश ऐसा नहीं हो पाया है और सहयोगी दलों, देखिए जो सहयोगी दल पहले थे वो आज भी है, कभी सहयोगी दल हमें छोड़ के नहीं गए। और एनडीए जो जिस समय हम टॉप पे थे, जिस समय हमारे सबसे ज्यादा सीटें थी, उस समय भी ये सहयोगी दल थे और सहयोगी दल हमारी सरकार में मंत्री थे उस समय भी। तो सहयोगी दलों को कभी हमने नहीं छोड़ा था, सहयोगी दल भी हमें कभी नहीं छोड़े। हाँ, एक अंतर आया है कि इस बार जो हम ये सोच रहे थे कि 400 पार जाएगा, उसमें बहुमत का आंकड़ा थोड़ा सा कम है और सहयोगी दलों पर निर्भरता है। और आपने अभी देखा होगा कि काफी निर्दलीय है जो कि जीते हैं, वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। तो 300 का आंकड़ा हमारा पार हो गया है समर्थन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं और जो वो रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से किस तरीके से हम डील करें। जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, देखिए अग्निवीर के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। वो आज सवेरे केसी यादव जी ने उसको रेस किया है और उस पे उसको संज्ञान लिया जाएगा। उसकी एक कमेटी बनेगी, उसको क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। और जेडीयू तो पहले भी हमारे सहयोगी रहे हैं, तो अग्निवीर में वो पहले भी सजेशन दे सकते थे, उन्होंने ही नहीं दिया था। तो जो सजेशन देंगे उस पर चर्चा होगी, उस पर एक विचार विमर्श करके उसको बनाया जाएगा। ठीक है। मुस्लिम आरक्षण जो चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं कि आपने अभी भी जैसे कहा कि चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं, पता नहीं मेरे पास नहीं है इसके बारे में डिटेल। मुस्लिम आरक्षण इस देश में नहीं होगा, ये संविधान में ही है। धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं होगा। ये चीज यहाँ के जितने पॉलिटिकल पार्टीज है पूरे भारत वर्ष के, उनको ये चीज समझ के चलनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। धर्म के आधार पे इस देश में एक बार बंटवारा हो चुका है। जी, वो जो है लेकिन नायडू जी जो है वादा करके आए हैं, वहां विधानसभा चुनाव जीता है उन्होंने, ये उसी वादे पे। जी, आपकी आवाज मिस हो।
मैं कह रहा हूं कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है और ये वादा किया था वहां के लोगों से। अब मुझे उनके पार्टी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपने मोदी जी का भाषण देखा होगा और टीवी चैनलों पे इंटरव्यू देखा होगा। कंटिन्यूअसली मोदी जी ये कहते रहे हैं और हमारे पार्टी का ये स्टैंड है कि धर्म के आधार पे इस देश में आरक्षण यही तो सवाल है, यही तो सवाल है मोदी जी, यही तो सवाल है तपोज जी। मोदी जी साफ उस पर चुनाव लड़के आए हैं और जो है नायडू जी है उस पर समर्थन सरकार बना रहे हैं। यही तो मसला है जो आगे आने वाला है, यही तो हम कह रहे हैं आपसे। उस पे मैं क्या कमेंट करूं? मुझे जो ठीक है, चलिए गुफा जी से पूछ लेते हैं। और मैंने अपने पार्टी का स्टैंड रखा है और इसी पे हम रहेंगे। आगे इस पे क्या विचारधारा बनती है वो भविष्य की बात है। गुफरान अंसारी जी, जिस तरह से सरकार अभी शुरुआत करने जा रही है और उसके सहयोगी दल मांगे उठाने लगे हैं और बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो बीजेपी के जो राय है, बीजेपी का जो मसौदा है उससे मेल नहीं खाती, क्या लगता है आपको कैसे चल पाएगी आगे? देखिए, आप सभी को नमस्कार। और आज बेहद ये चल रहा है, बेहद महत्वपूर्ण समय चल रहा है और जिस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ये तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी सरकार नहीं बनी है और ये भी मुमकिन है पूरी तरह से कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। और शगुफा छोड़ रहे हैं आप, तो वो तो संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। शगुफा नहीं, देखिए ये अगर मोदी जी के पास बहुमत होता तो अब तक दावा पेश कर दिया होगा। संसदीय दल के नेता चुन लिए गए एनडीए के बैठक में, संसदीय आप कैसी बात कर रहे हैं? एनडीए के संसदीय दल के चुनाव खत्म हो चुके हैं गुफरान जी, आप थोड़ा ऐसी बातें करिए जनता को समझ में आए। मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप मुझे टोक रहे हैं। आपने भी देखा है कि केवल एक सांसद या एक सीट की वजह से यही भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार संसद में गिर गई थी और अभी तो 33-34 सांसदों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए और एनडीए के पास बहुमत है, ये मानते हैं, लेकिन एनडीए के बहुमत के सारे घटक दल क्या एनडीए के साथ में या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश के संविधान पर आक्रमण जो नेता की अगुवाई में किया गया, क्या नीतीश जी को वो नेता स्वीकार है? क्या चंद्रबाबू नायडू जी को वो नेता स्वीकार है? क्या शिंदे जी को स्वीकार है? क्या जयंत चौधरी जी को स्वीकार है? अभी संसदीय दल की एनडीए ग्रुप की बैठक में मोदी जी ने आनन फानन में खुद को नेता चुनवा लिया, बात अलग है। लेकिन आज सुनने में आया कि कल और बैठक है एनडीए की और नीतीश बाबू उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं, एक कमेंट ले लेता हूँ फिर आता हूँ दोबारा। मनु जी, आपने सुना होगा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुफरान अंसारी जो है नया शिगुफा लेके आए हैं कि जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। आप लोग स्पष्ट कर दीजिए क्या होने वाला है। देखिए सर, क्योंकि इनकी नियत में ही खोट रहता है। अरविंद केजरीवाल जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं, फिर उनके गोद में जाते हैं। दिल्ली में साथ लड़ते हैं, पंजाब में अलग लड़ते हैं। इनके सीएलपी लीडर, लोकसभा के विपक्ष के नेता, जिनकी हैसियत क्या होती होगी, उनको ममता बनर्जी बोल के हराती है और ये ममता बनर्जी को अपने साथ लेके उनके प्रतिनिधि को बैठाते हैं। तो इनके बारे में ये क्या बोलेंगे? ये तो कल ये भी बोल देंगे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे बोल रहे थे कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, कल तक ये लोग बोल रहे थे। अब इनको इतना भी नहीं पता हो कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार होती है तो उसके नेता पहले बैठते हैं और उसमें नेता का चयन होता है और उसके बाद सारे दल के जो सांसद होते हैं वो सांसद बैठते हैं, तब वो संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में उनको चुनते हैं। ये देखिए औपचारिकता ही होती है इसमें। जब पूरे गठबंधन के लोगों ने किन्हीं को चुन लिया हो तो वो संसदीय दल की बैठक में
ऑटोमेटिक वही जाएंगे। इससे पहले भाजपा की भी संसदीय दल की बैठक हुई होगी, हमारा भी कोटा ही सही, हमारा भी संसदीय दल की बैठक है। तो अब इन सब शांति को नहीं आ पा रहा हो, इनके माथे पर वही लगा हुआ हो कि कौन अखिलेशवा है कमलनाथ के आवाज का, और उसके बाद फिर उसके साथ घूम रहे हो। तो अब इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? इनके मुंह में शक्कर हो कि इनकी बात रहे, तब ना हम समझे कि अगर ये घोषणा कर दे कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा, तब ना हम समझे इनकी बातों को। इनकी बात को तो कुछ है नहीं, ये तो अपने जो इनके नेता हैं उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। वो कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बहुत पहले 92 के फेर से हटे, हम 292 थे, 303 लोगों का हुआ। अब कल परसों तक देखिए कि और वो क्या करती है। ठीक है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। समझ गया गुफरान जी, मनोज जी। नायडू जी का मामला आएगा, अगर नीतीश जी का मामला आएगा, सभी लोग 5% तक सरकार को चलाएंगे। ये लोग ऐसे ही ठीक है, अरविंद शुक्ला साहब, आपने सभी प्रवक्ताओं की बातें सुनी। क्या लगता है आपको? मोदी सरकार के सामने दिक्कतें तो हैं, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं शिगुफे छोड़ने में माहिर है, बहुत ज्यादा जोश में है, क्योंकि थोड़ा वोट बढ़ा है, थोड़ी सीटें बढ़ गई हैं लगता है। लेकिन मोदी जी के सामने दिक्कत आने वाली तो है, पहले की तरह खुला हाथ तो रहेगा नहीं उनका। जी की बात में सुन रहा था और मुझे लगा वो पिक्चर का डायलॉग याद आ गया जिसमें ऑल इज वेल बोलते रहते हैं बार बार कि ऑल इज वेल। तो वो एक बात याद आ गई। अच्छा, लगभग सभी चैनल तो ऑल इज वेल मैं भी कह रहा हूँ आप बाकी सभी भाइयों के लिए, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, काफी सीटें लेकर आए, ऑल इज वेल कहते रहे। लेकिन देखिए सब कुछ देश के सामने आ गया है। अच्छा, एक बात नहीं आ पा रही, लगभग सभी चैनल को मैंने देखा, एक विषय नहीं आ पा रहा है, वो मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा कि जैसे ये नीतीश कुमार की एक पुशिंग चल रही है, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन एक ज्यादा पुरानी घटना नहीं, 1996 का जनरल इलेक्शन अगर आप लोग को याद हो, तो जिसमें जनता दल सेकुलर के प्रेसिडेंट एसडी देवगौड़ा साहब, यूनाइटेड फ्रंट इन लोगों ने बनाया था रीजनल पार्टीज को मिलाकर। इसमें पूरा बहुमत नहीं था, कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया साहब से, और फिर इनकी सरकार बन गई। एसडी देवगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। 1 जून 1996 को उन्होंने शपथ ले ली और वो जो सरकार चली, बाद में कांग्रेस ने क्या किया, समर्थन वापस ले लिया। सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, सरकार ठीक चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक काम हो रहा था। लेकिन 1 जून 1996 को एसडी देवगौड़ा साहब ने शपथ ली और 21 अप्रैल 1997, मतलब 1 साल नहीं हुआ, लगभग 10-11 महीने सरकार चली और सरकार को कांग्रेस ने फिर समर्थन वापस लेके गिरा दिया। तो हम लोग चाहे नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जो गलियारा अंदरूनी, ये सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस क्या करती है। अभी मान लीजिए नीतीश कुमार जी को बना दिया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं ऐसा हो गया, लेकिन क्या उनको नहीं मालूम है जैसे एसडी देवगौड़ा साहब की सरकार गिरा दी गई थी, वैसे इनकी भी गिरा दी जाएगी। क्यों, क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहता कि 5 साल कोई सरकार चलाए। 5 साल सरकार वो चला सकता है जैसे मनमोहन सिंह जैसा कोई होगा, तो उसको ये चलाने देंगे। अदरवाइज वो किसी को उनको ये साबित करना है कि गांधी परिवार ही इस देश की सरकार चला सकती है, उसी को तरीका मालूम है सरकार चलाने का, कांग्रेस को तरीका मालूम है सरकार चलाने का, बाकी लोगों को तरीका ही नहीं पता, वो इस फार्मूले पे काम करते हैं। तो अगर नीतीश कुमार जी को बनाते भी हैं तो क्या वो चलेगी? तो साल भर में पूरा होगा। एक बात ये हो गई। अगली बात ये हो गई कि अब ये सभी को मान लेना चाहिए कि भारत देश में अब ये सिंगल पार्टी का जमाना ही चला गया, खत्म हो गया। अब ये गठबंधन का ही ट्रेंड चल रहा है, यही चल रहा है, पिछले 10 सालों से 20 सालों से चल रहा है। अब चाहे जिसकी बहुमत आ भी जाए सिंगल पार्टी की, लेकिन वो सिंगल पार्टी सरकार नहीं बनाती, वो अपने अलायंस के साथ ही सरकार बनाती है, ये हमने देख लिया है। तो अब ये गठबंधनों की है, तो गठबंधन का अगर देखते हैं तो इनके पास पूरी मेजॉरिटी है, मोर देन एनफ है। तो इस तरह से हम माने तो पूरे सक्सेसफुली मुझे लगता है, इसमें मुझे कोई अड़चन नहीं लगती है। और 10 साल से इनका अनुभव भी रहा है अपने अलायंस के साथ, इन्हें मालूम है उनको कैसे लेके चलना है, क्या करना है, ये मेरा विचार है। ठीक है तपोष पाल जी, बात वही शुरू हुई थी, मैंने एक कमेंट सबसे ले लिया कि जो है पहले की मोदी सरकार, इस मोदी सरकार में बहुत अंतर होगा।
ये तो आप लोग भी स्वीकार कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी मांगे आएंगी, बहुत सारी चीज़ों पर, विचारों पर जो है टकराव होगा और आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। पहले की तरह नहीं कि हम उनको भाव नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। अब तो नायडू जी बहुत तगड़े बार्गेनर हैं। आपको याद होगा अपना स्पीकर बनवा लिया था उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरवा दी थी एक वोट से। इतिहास में सबसे ज़्यादा दर्ज की जाने वाली जो बीजेपी की जो पीड़ा है, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरी थी और वो स्पीकर जो है नायडू जी का ही था। तो वो फिर स्पीकर की मांग कर रहे हैं, आप लोग कैसे मैनेज करेंगे उनको? देखिए, गठबंधन के साथ सरकार चलाने में, सभी दलों को साथ लेके चलने में ये चैलेंजेस आते हैं और ये चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पिछला 2 सत्र रहा है हमारा 10 साल का, उसमें ऐसा नहीं है कि हमने अपने घटक दलों को इग्नोर कर दिया हो या उनको साइडलाइन करो। उनसे भी विचार विमर्श करके ही हम डिसीजन लेते थे। ये विपक्ष का फैलाया हुआ है कि तानाशाही है, तो ये बीजेपी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हमेशा से अपने घटक दलों के साथ मिलके काम किया है। आपको याद होगा बिहार में जब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो हमें छोड़ के चले गए थे और आरजेडी के साथ थे, लेकिन वो जब वापस आए तो वही मुख्यमंत्री बने। और जब इलेक्शन वो हमारे साथ लड़े थे, कौन सा चारा था? उनकी संख्या वो तो आए मुख्यमंत्री बनने के लिए थे, ज्यादा। तपोस जी, वो तो मुख्यमंत्री बनने ही आए थे। वहां चारा क्या था आपके पास? वो तो आपने कोई दया थोड़ी दिखाई। नहीं, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ दया दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय हमने इलेक्शन लड़ा था उस समय हमारी संख्या ज्यादा थी, जेडीयू की संख्या कम थी, फिर भी मुख्यमंत्री वही बने। तो जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे सिद्धांत है, हमने कभी उससे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसके बाद वो जब हमें छोड़ के गए और वापस आए, फिर भी वही मुख्यमंत्री बने, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो देखिए, हमारा चाल, चेहरा, चरित्र सब कुछ आपके सामने है। अब जहां तक बात आती है दबाव की, हाँ दबाव रहेगा, नो डाउट, लेकिन दबाव के साथ साथ हमारे पास दबाव मतलब आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस हमेशा रहती है। अगर आपने मोदी जी के इंटरव्यू सुने होंगे तो उन्होंने बताया है कि जो इतने बड़े बड़े हमने डिसीजंस लिए उसके पीछे यही है कि हमने चैलेंजेस को ओवरकम किया है। इस बार हमारे सामने दूसरा चैलेंज है और उसको हम ओवरकम करेंगे। देखिए, कांग्रेस की पीड़ा आज सबसे बड़ी क्या है वो मैं बता दूं। आज जब यहाँ एनडीए की बैठक हो रही है तो वहां पे एनसीपी दिख रहा है, शिवसेना दिख रही है और नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। जब इंडी गठबंधन बना था तब यही सब लोग मिलके इंडी गठबंधन बनाए थे और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडी गठबंधन को छोड़ के आते चले गए हमारे पास। आज जब वो देखते हैं, और इनका प्रधानमंत्री चेहरा उस समय कौन हुआ करता था? नीतीश कुमार जी हुआ करते थे। और इंडी गठबंधन में वो जब छोड़ के आए और एनडीए में शामिल हुए, तो आज देखिए जब यहाँ पे ये देख रहे हैं, बैठकों का दौर देख रहे हैं और वो लोगों को देख रहे हैं, कांग्रेस की पीड़ा संभालते नहीं संभल रही है। इनके मन में और बदन में ऐसी आग जल रही है जिसको बुझाने के लिए ये जो बार बार कह रहे हैं, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये अपने आप को अभी तक संभाल नहीं पाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा इनको, राहुल गांधी का। वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पे बात कर रहे थे। कभी आपने ऐसा हालत देखा है? इनके शासन रहते हुए हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे लोग इतने बड़े बड़े घोटाले करके चले गए, उस पे आज तक इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तपोष पाल जी, इस पे आने वाला था, लेकिन उस पे वहां से अब आपने उठा दिया तो सवाल सुन लीजिए। आज शेयर मार्केट जो इतने सिक्योर तरीके से चल रही है और सारे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और शेयर मार्केट उतार चढ़ाव से भरा है। राहुल गांधी तपोष जी, इसमें सवाल सुन लीजिए, मैं इस पे आने वाला था, आपने सवाल उठा दिया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री रहे अमित शाह जी का इसमें पूरा हाथ है, और एग्जिट पोल जिन चैनलों पर चले हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और जेपीसी बनाई जाए इसमें। मतलब उन्होंने पहले ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ये भी आपके लिए बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। ये निराधार है और इसमें कोई आधारशिला नहीं है। शेयर मार्केट एक जब भी वहां पे लिखा रहता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये जोखिमों से परिपूर्ण है। अगर आप सिक्योर्ड अर्निंग के उसमें जाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में और लाइफ इंश्योरेंस और इन सबों पे जा सकते हैं। तो ये जोखिमों से भरा हुआ है।
जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको 100% ये मालूम होता है कि ये नीचे जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, ऊपर जाएगा तो हमारा फायदा होगा। ये इसी सिद्धांत पे चलता है। इसी सिद्धांत को अगर कोई छोड़ के और इस तरीके की बातें करना शुरू कर दे तो भाई कांग्रेस जो पूरी AICC है वो इनके दिमाग की जांच कराए, और मुझे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आज पूरे कुछ दिनों पहले एग्जिट पोल के आसपास या उससे पहले ये बोल रहे थे कि हमारे YouTube की संख्या ज्यादा है तो YouTube पे चुनाव नहीं हो रहा है, और आज कहना शुरू कर दिए हैं कि शेयर मार्केट से ऐसा होता है वैसा होता है। शेयर मार्केट भारत की इकोनॉमिक नहीं। शेयर मार्केट में पैसा FIIs लगाती है, DIIs लगाती है, वो निकाल के लेके चली जाती है। वो हमारी, हाँ, जो भारत स्टेबल होता है और यहाँ की सरकार स्टेबल होती है तो यहाँ के निवेशक भी स्टेबल होते हैं। ये इस सिद्धांत पे चलता है। ठीक है, तो ये भाई अपनी जांच कराए, मानसिक संतुलन। ठीक है, आपका बयान आ गया। ठीक है, जिस तरीके से एनडीए सरकार बनाने इस समय जा रही है, मोदी जी शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, तीसरी बार लेने जा रहे हैं। 1962 के बाद ये पहली बार होगा। ठीक है गुफरान जी, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, मैं ये नहीं कहूँगा गलत उठाया, जरूर सोच समझ के उठाया होगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं आपके, बहुत बड़ी संख्या नेता विपक्ष बनेंगे इस बार, बहुत जिम्मेदारी से सारी बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा सरकार बन जाने देते, मोदी शपथ ले लेते, सरकार कामकाज शुरू कर देती, फिर जांच की मांग करते। उसके पहले ही जो है इतने जोश में आके इस तरह के आरोप लगा देना, जिसको बीजेपी ने 2 मिनट में खारिज कर दिया, क्या कहिएगा आप? देखिए नवीन जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सरकार बन जान दीजिए, सरकार बन जान दीजिए कह रहे हैं। अभी सरकार बनना बाद की बात है, अभी कोई तय नहीं हुआ किसकी सरकार बनने वाली है। हमें विश्वास है कि देश में नई सरकार आने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पहले ये भी भरोसा नहीं कर रहे थे कि इन्हें बहुमत में भी संख्या नहीं मिल पाएगी। वो इतने ज्यादा परेशान हैं, जब से इस देश ने अपना जनादेश दिया है बिल्कुल हिल गए हैं। उनका दिमागी संतुलन ऐसा हो गया है कि ये कैसे हो गया, और ऐसी जगह से हुआ जहां उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने कहा था कि खटाखट सीटें उत्तर प्रदेश से मिलने वाली है, और वो हुआ, और मोदी जी भी बच गए, संघर्ष करते हुए जीते बनारस में। तो मैं अभी आज राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा इंतजार कर लीजिए, आप कुछ बड़ा बताने वाले हैं, कुछ बड़ा बताने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर आपके वापस आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, धरौला, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज चर्चा कर रहे हैं दिन भर चली सियासी गतिविधियों पर। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, कहा शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही थी और जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए उन सब से प्रभावित होकर आम जनता ने पैसे का निवेश किया और उसका पैसा डूब गया। कहीं ना कहीं इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। इसकी JPC संसदीय समिति से जांच कराई जाए। और चूंकि सरकार अभी बनी नहीं है, उससे पहले राहुल गांधी जी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, उनसे बात कर रहे हैं। गुफरान अंसारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। मनोज दास मनु जी हैं, प्रवक्ता JDU के। और अरविंद शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गुफरान अंसारी जी, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि हमने इसे शगुफा कहा है और मैं अब भी उस पर कायम हूँ, लेकिन आप कुछ कह रहे हैं तो खुल के बताइए ताकि लोगों को पता लगे क्या होने वाला। मोदी जी कैसे नहीं बन रहे तीसरी बार प्रधानमंत्री? देखिए नवीन जी, मैं मेरी बात कहते कहते रुक गया था, आप ब्रेक पे हम चले गए थे। ये बड़ा अहम विषय है। मैं राहुल जी ने ये सवाल क्यों उठाया
और इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने जब भी कुछ कहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है, और अगर इस तरह का कोई भी सवाल उठाया है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाया है। मैं तो बधाई देता हूं पूरे देशवासियों को कि आपको एक ऐसा नेता मिला है जो चुनाव खत्म होने के बाद भी जनता से सरोकार रखने वाले विषयों पर इंतजार नहीं करता कि सरकार किसकी बनने वाली है, इंतजार नहीं करता, वो अपने दायित्व का निर्वहन करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है। उस नेता ने लगातार इस देश को चेताया है। जब भी देश की सरकार लड़खड़ाई है, राहुल जी ने बताया है बड़ी गंभीरता से, और वो बात सब 100% सिद्ध हुई है। चाहे सुनामी का डिजास्टर की बात राहुल गांधी जी ने कही हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का संसद में कहा हो, मोदी जी से अडानी जी के रिश्ते के बारे में राहुल जी ने कहा हो, तो इस तरह के सारे विषयों को जब राहुल जी ने उठाया था वो सिद्ध हुआ था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो केवल, अभी हाल ही में मैं प्रवक्ता जी को सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का मानसिक संतुलन हिल गया है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस का आरोप इसलिए है क्योंकि कांग्रेस देश के नागरिकों के साथ धोखा नहीं देख सकती है। क्यों हुआ? मीडिया में जिस तरह का 8,000 रुपए जो अपने बोलने के लिए आप कह रहे हैं बोल के दे रहे हैं, धोखा ही तो दे रहे हैं। जोखिम का खेल होता है, बिल्कुल जोखिम, ये बिल्कुल जोखिम का खेल होता है। पर सरकारों की जवाबदेही क्या होती है? चुनाव में जिस तरह से सट्टा बाजार को प्रभावित करने के लिए, स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से खिलवाड़ एग्जिट पोल का करवाया गया, और उसके पीछे कौन सी एजेंसियां थी? उसके पीछे वो एजेंसियां थी जो अमित शाह जी से संबंध रखती हैं, मोदी जी से सीधा संबंध रखती है, 400 पार की संख्या दे रही है और बता रही है, देश को गुमराह कर रही है। क्या मोदी जी के पास अपने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी? क्या आईबी की रिपोर्ट नहीं थी? इतना कितना गुमराह कर सकते हैं आप कि आपके पास बहुमत की संख्या नहीं थी और आप कह रहे हैं कि 400 पार आने वाले हैं। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया केवल और केवल स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए। और आपने देखा जिस दिन आंकड़े आने लगे, परिणाम आने लगे, स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया और देश के लोगों का 30 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा, बीजेपी ये भी कह रही है ना, से ज्यादा का पैसा खतरे में बीजेपी कह रही है अगले दिन कवर भी हो गया, अगले दिन कवर भी कर लिया लोगों ने पैसा अपना। स्टॉक मार्केट गिरा, 30 लाख करोड़ का जो देश के लोगों को घाटा हुआ है, देश के अपने इन्वेस्टर से, फॉरेन इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाए गए, स्टॉक खरीदे गए और बेचे गए। तो ये इसके पीछे क्या है? राहुल जी ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने फिर से वही चाल चली है और आखिरी समय में भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से पूरे परिणाम को प्रभावित करने के लिए फर्जी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल चलवाया गया था। ये सब बातें राहुल गांधी जी कह चुके हैं, हम सुन चुके हैं। और इसकी जेपीसी, बिल्कुल जेपीसी की मांग जायज है। हम मान रहे हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है और ईश्वर ने चाहा तो पूर्व प्रधानमंत्री ही लिखेंगे जीवन भर मोदी जी अपने पीछे। ये बता दीजिए कैसे नहीं बन पा रहे हैं आज के लिए, ये बता दीजिए कैसे नहीं बन पा रहा प्रधानमंत्री। ये देखिए, ये इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन है। आज भी हाल ही में खड़गे जी ने भी कहा कि हम अपनी सारी रणनीति तो मीडिया में नहीं बताएंगे, लेकिन समय आने दीजिए। अब तो हमें शगुफा ही मानेंगे ना, बताएंगे नहीं। आपने कहा हम बताने वाले हैं। आप तो शगुफा, देखिए नवीन जी, आप तो क्या ये देश भी शगुफा मान रहा था और शगुफा बन गए मोदी जी, जो 400 का शगुफा छोड़ रहे। आपके सामने जेडीयू के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने साफ साफ कहा, राहुल जी ने जो कहा था, आप बताएं, राहुल जी ने कहा था कि यूपी में हम खटाखट सीटें ला रहे हैं, क्या वो शगुफा बन रहा था? आप बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, उनके पास आंकड़े नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या नहीं है, क्या ये शगुफा था? हाँ, शगुफा वो था जो अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारे पास तो 5वें चरण के बाद 270 सीटें आ गई है, ये कह रहे थे चुनाव। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी इस बात पे फिर एक बार जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, फिर बता देंगे। जेडीयू के प्रवक्ता फिर एक बार अच्छी तरह से बता देंगे आपको कि क्या करने वाले। बताइए मनोज जी, दोबारा फिर बताइए इनको कि आप क्या करने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास आने वाले नीतीश कुमार जी मोदी जी को समर्थन नहीं देने वाले हैं। नवीन जी देखिए, मैंने ये कहा कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस व्यक्ति ने देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ में फिर से सरकार बनेगी।
यहाँ एक कहावत है कि देखिए, अब इनके बारे में हम एक शब्द नहीं बोल रहे थे, अब एक शब्द नहीं बोले हैं, इनकी पूरी बात को सुने हैं, इनको और भी आपकी बात भी ठीक है, सुन लीजिए गुफरान जी, सुन आपकी लीजिए, बात भी सुनो। बोलिए मनोज जी, बोलिए। बोलिए मैं बोलिए। ये कह रहा था नवीन जी कि मिथिलांचल में कहावत है कि करे कप लिया हवा के हवा, तो इनके पास तो कप देने के, बात करने के सिवा कुछ है ये नहीं। इससे पहले ही हमने कहा कि ये घोषणा कर दे, राहुल गांधी को तो घोषणा करने की ताकत ही नहीं है, ये कम से कम घोषणा कर दे कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। और मैं घोषणा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, पार्टी से इस्तीफा देने की बात को छोड़ दीजिए। एक बच्चा भी होगा ना, एक बच्चा भी होगा, उसको भी आपके देश में पूछिएगा तो एक ही शब्द कहेगा कि नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे। अब इनको इतना भी पता नहीं है कि हर सरकार के गठन के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाया जाता है तो हर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं। तो अब इसको ये ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और किस अंतरित की ये बात कर रहे हैं? कौन सा अंतरित? इनको देश की जनता ने कौन सा अंतरित दे दिया है कि बीजेपी गठबंधन का अंतरित कमजोर है? कहीं कहाँ कमजोर है? ऐसे भी अब अपने बल पर 292 आए हुए हैं, तो उससे ज्यादा की क्या जरूरत है भाई? इनका तो उसके पास भी नहीं गया तो पूरे बेशर्मी से बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि आप इंतजार कीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कहाँ से बनेगी? वही आप इनको पूछ रहे हैं कि मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये कहते हैं कि हम सीलूपा छोड़ दिए हैं। अरे आप ऐसा सीलूपा तो यहाँ डेली लोग छोड़ के जाता है, उस सीलूपा से क्या लेना देना है? जो धरातल पर देखिएगा वही न देखिएगा। धरातल पर यही दिखाया गया है कि राहुल गांधी एंड कंपनी को जो एक दूसरे के साथ गाली गलौज करके एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के आए हैं, उनको विपक्ष में बैठना है तो विपक्ष में बैठना है। दूसरा उनको सत्ता में आने का नहीं। दूसरा कि नीतीश जी इनके पास चले जाएंगे, नीतीश जी इनके पास चले जाएंगे, ये अपने से नहीं करेंगे। और मैं आपको आज बोलता हूँ कि 4 महीना में देखिएगा, 4 महीना 3 महीना में कि इनके गठबंधन के कई लोग इसमें आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूँ कि मैं राजनीति के संन्यास ले, मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 महीने के भीतर इनके गठबंधन में शामिल कुछ दल है, कुछ उनके सांसद है, वो आ जाएंगे एनडीए में। नहीं आएंगे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। है इनको अगर ताकत, हम इनको चुनौती देते हैं कि वो इतना ही कहते कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इतना ही तो ये कर दे। ये झूठ के जनता का समय खा रहे हैं। आश्चर्य है भाई, एगो शेयर का दे दिया। और हम आपको घोषणा करते हैं, मैं सरकार का कोई अंग नहीं हूँ। नवीन जी इस पर कोई एपीसी नहीं होगी। इनको चुनौती देते हैं कि अगर शेयर में बहुत बड़ा घोटाला जो ये दिखा रहे हैं वो कल जाए सुप्रीम कोर्ट, कल चले जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा न्यायालय इस देश में कोई नहीं है। अब देखिए वहाँ से मुंह के हाथ खा के नहीं लौटेंगे। ठीक है, आप कहिए। ठीक है मनोज जी। गुफरान जी कुछ कहना चाहेंगे आप? काफी सुन लिया आपने। जी बिल्कुल सुन रहा था मैं। और जितना हाइपर हो रहे हैं मनोज जी, उनसे मैं कहूँगा चुनाव खत्म हो गए हैं, थोड़ा अपना भी ध्यान रखें।
और जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि नीतीश जी हमारे पास आ रहे हैं, मैंने ये कहा कि नीतीश जी तो हमारे साथ ही थे और नीतीश जी जो है वो जानते हैं कि देश में एक लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है। देश का हर नेता जानता है, विपक्ष का हर नेता जानता है कि देश में एक संविधान को बचाने की लड़ाई है और उस लड़ाई में बहुत से नेता आगे योगदान देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। दूसरी बात ये है, आप मत हाइपर हो ही मनोज जी, मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। राहुल गांधी जी इस्तीफा बस करिए आप। आपको क्या टेंशन है, किस बात की टेंशन है आपको राहुल गांधी जी से? इतना तो डर मोदी जी को लगता है जितने घबराए हुए। राहुल गांधी जी जब कुछ कहते हैं तो पूरी सत्ता हिलने लगती है। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर लिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस विषय को उठाया जब देश के बहुत से मीडिया चैनल्स देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देश के हर नागरिक को कनेक्ट किया है ये विषय। आज सोचिए कि देश में चुनाव हो चुके हैं, किसी नए चुनाव में हम कोई मुद्दा लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये देश से जुड़ा जनहित का मुद्दा है। किस तरह से देशवासियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए जन नेता राहुल गांधी जी ने फिर से उस विषय को उठाया है। बहुत अहम और बहुत गंभीर विषय है, आप इसका मजाक गुफरान जी, दूसरी बात है, इन्होंने मना कर दिया, कह रहे हैं कि जेपीसी वगैरह कुछ नहीं बनेगी, तो आप लोग क्या करिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो ये इनके साथ बस बात वही आ रही है कि ये मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, कैसे जेपीसी नहीं बनेगी। अब आप सोचिए कि मोदी जी ना पूर्ण बहुमत में है और ना आप जो है रोक सकते हैं जेपीसी को अकेले। गुफरान जी, ये क्या बात है, एनडीए तो बहुमत में है, एक बार बहुमत साबित कर देंगे। देखिए नवीन जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, नई सरकार से जेपीसी की मांग है, तो नई सरकार अभी देश में बनी नहीं है, तो इतना ज्यादा मनोज जी को हाइपर होने की जरूरत नहीं है। नई सरकार कैसी होगी, अहंकार खत्म हो चुका है, घमंड खत्म हो चुका है। जिस तरह से रात में सो करके नोटबंदी कर दी जाती थी, उस तरह से पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। बिना नेताओं के जो देश को संदेश दे रहे थे वो दूसरे नेताओं पर, दूसरे दलों पर, अब देखिए मनोज जी, आप अपना आपा खो रहे हैं। आप शांति बना के रखिए, हो गया, आपने बोल दिया, सीखिए मत, आपकी बहुत गुस्सा होगा आपकी बातों से। सीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मनोज जी। मैं भी आपको चिल्ला करके बहुत सारी चीज में कह सकता हूँ, मेरी बात आपको सुनना ही पड़ेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, फिर हम नहीं कह रहे, देश ने जनादेश दिया है, देश ने जनादेश दिया है। जिस तरह से मोदी जी ने बनारस में फेल किया था, मोदी जी को पूरा बनारस संदेश दे रहा है कि हमें आप नहीं चाहिए, पूरा ठीक है, प्रदेश में। ठीक गुफरान जी, ठीक है, आपकी बात आ गई गुफरान जी, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अरविंद शुक्ला जी, आपको लगता है कांग्रेस जो है फर्स्ट डे से ही ये तय कर चुकी है कि वो आक्रामक मोड में रहना है और आक्रामक राजनीति करनी है, चाहे मुद्दा कोई भी हो? हाँ, नहीं, ठीक बात है। देखिए, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, अच्छी बात है, और थोड़ा सा नाम लेना थोड़ा सा जल्दबाजी थी, लेकिन ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है किसी भी बारे में जांच की मांग करना। और देखिए, उनकी समस्या दूसरी है, उनकी समस्या ये थी कि अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाए थे कि हम वाकई में नेता हैं, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है वो उनके लिए काफी पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा। कम से कम एक जनता को एक उन्होंने दिखाने की कोशिश की, भाई मैं भी विकल्प हूँ। तो उसी विकल्प की जो दावेदारी है, ये जांच की मांग करना है कुछ नहीं, वो बस उसी विकल्प की दावेदारी को बार बार मजबूत करना है, जनता को साइकिल। और अच्छी बात है, देखिए, जनता इससे मजबूत होती है और अपोजिशन का भी अपना एक महत्व होता है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो राजतंत्र हो जाएगा, भाई किसी बहुमत आ गई वही है, अपोजिशन की जरूरत नहीं, तो अपोजिशन भी उतना ही जरूरी है। तो बीच बीच में इस तरह से, और ये आशा की जा रही है होना चाहिए, और देश की जनता के लिए अच्छा है कि कम से कम कोई विषय आ रहा है तो उसपे एक पक्ष भी है और एक मजबूत विपक्ष भी है। तो इस बार तो मैं देश की जनता को काफी बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हुआ है, मान लीजिए अगर एक मजबूत विपक्ष भी मिला है तो इसमें किसी का कहीं कोई अगर जनता कम से कम कोई ना कोई रखने वाला है, कहने वाला है, ये अच्छी बात है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। ठीक है, तपोष पाल जी, काफी इंतजार करना पड़ा आपको क्योंकि बहस लंबी खिंच गई, लेकिन जो मूल मुद्दा जो ये है जिसपे हम शुरू से बात कर रहे हैं,
पहली बात तो मोदी सरकार के सामने चैलेंजेस होंगे, आपने कहा कि चैलेंजेस हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात जो है, इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? ठीक है, आप लोग सबसे बड़ा दल बन के आए हैं और आप ये कह सकते हैं हम सरकार बनने जा रहे हैं, हमारे सहयोगी जीते हैं, लेकिन ये आप भी मानेंगे अयोध्या के सीट पे आप हार जाते हैं, यूपी में आपकी इतनी बुरी दुर्गति होती है, कई स्टेट में आपका वोट घट जाता है। कांग्रेस भले सीटें न पा पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने साबित किया है कि वो बुरे दौर से निकल रही है। इस मायने में उसको हारने के बाद भी लोग उतना नहीं मान रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग आत्ममंथन करेंगे, तय करेंगे, कहीं ना कहीं जो है कोई बैठक हो गई, कुछ तय होगा कि हम हारे हैं या कुछ कैसे वोट कम हुआ। इसके सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आप अगर आज राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है आपने आरोप लगाए वो ठीक है, लेकिन आपको आप ही के बिरादरी के जो महिलाएं हैं वो लखनऊ में लाइन लगा के खड़ी थी और यहाँ पे बेंगलोर की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी थी और उनको आप लोगों ने जिस तरीके से छला और ये कहा कि हम जो है आपको 4 तारीख की 6 तारीख से 8,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा और बाकायदा गारंटी का वोट रख के उनका नाम और इस तरीके से देखिए जनताओं को आप जिस तरीके से बेवकूफ बना के और उनसे वोट ले लिया आपने और कहा कि 8,500 रुपए पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत दुखद है। देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे बीच में मत बोलिए, मेरी बात को रखने दीजिए। गुफरान जी अभी आपके पास आता हूं, गुफरान जी आता हूं आपके पास। देखिए नवीन जी, जिस नेशनल विषय पर ये बात देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना जन समर्थन या राहुल अभी जवाब देने का मौका दूंगा, ऐसा हो गया है, तो आपको मैं बता दूं ये झूठ बोले हैं। ये खटाखट ऐसे बोलते थे कि भाई 1 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। भोली भाली जनता इनके इस तरीके के बहकावे में फॉल की है, मतलब गिरी है और उसके कारण इनको वोट मिला है, उसके कारण इनका परसेंटेज बढ़ा है। ये सारे फॉल्स प्रोमिसेस है जो कि दिख रहे हैं अभी सारे चैनल्स में। कांग्रेस मुख्यालय में जो पैसा लेने के लिए लाइन लग रही है और पोस्ट ऑफिस में जो अपने अकाउंट खोलने के लिए लाइन लग रही है, ये एक गंदा और नंगा और नीच किस्म का चेहरा शो करता है कांग्रेस का कि ये इस कदर से गिर चुकी है अपने वोट के लिए। सिद्धांतों की लड़ाई ये भूल चुके हैं, ये मैनिपुलेशन से जीतना चाहते हैं हर एक चीज और इसीलिए आज भी ये यही कह रहे हैं। देखिए तपोष पाल जी देखिए आरोप प्रत्यारोप, तपोष पाल जी सुन लीजिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, राजनीति जनता पे आरोप मत लगाइए, जनता लालची नहीं है, जनता ने बहुत सोच समझ के और समझदारी के साथ वोट दिया है। नहीं बता रहा हूँ, नहीं आप ये कह रहे हैं जब वो सरकार में नहीं पैसे कहां से देंगे, वो तो सरकार में आते तब देते ना। नहीं इन्होंने इस तरीके का वायदा किया कि राहुल गांधी पैसा देंगे, इन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार देंगे। अगर सरकार देते तो लोग क्यों लाइन लगाते इनके यहाँ। इन्होंने बताया 4 तारीख को आना, पैसा लेके जाना और अपने गारंटी में ये डेट वगैरह सब लिख के रखे हैं। आप उन लोगों का इंटरव्यू सुनिए, बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको आप बेवकूफ बना रहे। अभी आप कह रहे थे ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर आपके लिए नहीं है, ईश्वर नहीं देख रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं गरीबों को, उन लोगों को से छलावा कर रहे हैं वोट के लिए। दुख होना चाहिए आपको। और मैं एक चीज बता दूं, आप संख्या के लिए बोल रहे थे 1996 से। मैं एक चीज आपको मैं बता दूं, आईएनसी कांग्रेस की ये इतिहास रहा है, 140 सीटें 1956 में, 1996 इनको 140 सीट्स मिले, 1998 141 सीट मिले, 1999 114 सीट मिले, 2004 इनके 145 सीट मिले और ये 4 साल 10 साल इन्होंने जो सरकार चलाया उसमें भी ये बहुमत पे कभी नहीं थे। 2009 में इनको 206 सीटें मिली, उसके बाद 2014 44, 2019 52 और इस बार झूठ बोल बोल के 99-100 तक नहीं क्रॉस कर पाए। चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए आपको। और आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मैं एक आपको आंकड़ा दे देता हूं। देखिए इनके अंदर ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, इनके विपक्ष के नेता, इनके अपोजिशन के नेता यूपीए के, वो अपनी सीट खो दिए। एक बार भी इन्होंने दुख जारी किया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम ये बोलते थे कि हमारा विपक्ष का नेता जो है, इनके लिए ना अध्यक्ष मायने रखता है, ना विपक्ष का नेता मायने रखता है, इनके लिए सिर्फ एक परिवार मायने रखता है। और आज उसी के पीछे ये चाटुकारिता करते फिरते हैं।
आप जिन्होंने जिंदगी भर आपकी सेवा की और अपोजिशन में कांग्रेस के शब्दों को रखते रहे, उसके लिए आपने आज एक शब्द नहीं बोला, ना खड़गे बोले ना ये बोले, केवल राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी ये राहुल गांधी वो। अरे डीजे लगा के राहुल गांधी का डांस करते रहिए, आप जिंदगी उससे नहीं बदल जाएगी। 8,500 आप कहां से लाएंगे? चलिए छोड़िए, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, नवीन जी, बस एक स्टैटिस्टिक्स दे दूं मैं। जी बोलिए। देखिए, राजीव गांधी की सरकार 10 साल के बाद वो जब चुनाव लड़ी तो 53% सीटें वो खो दी थी। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल के बाद वो जब चुनाव लड़ी तो 79% सीटें वो खो दी थी। लेकिन हमने जब 10 साल के बाद चुनाव लड़ा तो केवल 21% हमारी सीटें गई हैं। और मैं वोट परसेंटेज के लॉसेस की बात बता दूं, 10 साल के बाद 7.33% का वोट लॉस हुआ था राजीव गांधी को, 9.24% का वोट लॉस हुआ था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस को, और हमारा सिर्फ 0.9%। हमारा साउथ में भी वोट परसेंटेज बढ़ा है और हम हर एक जगह अपना परचम लहराए हैं। ठीक है। उन्होंने जो झूठ बोल के और जातिगत समीकरणों को बना के और सब जगह ये फैला दिए कि 400 आ जाएगा तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान बदल देंगे और खटाखट आप 1 लाख रुपए दे देंगे। चलिए ठीक है, वो बातें पुरानी हो गई। तपोष पाल जी, घोटाला, तपोष पाल जी, ये सरकार बनेगी, खुलेआम पैसा बांटने की बातें कर रहे थे, ये है घोटाला। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, ना कि शेयर मार्केट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शेयर मार्केट 25,000 था जिस समय मनमोहन सिंह। चलो ठीक है, जवाब समय कम बचा है तपोष जी, समय कम बचा है, मैं जवाब लूंगा उनसे। मुझे ये बता दीजिए कि मोदी सरकार जब शपथ ग्रहण करेगी, पहले 3 बड़े काम आपको क्या लगता है करने चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी पे कुछ करेंगे? देखिए, महंगाई पहले से ही कम हुई है। बेरोजगारी के लिए जो इन्फ्लेशन है आप देखिए वो रिकॉर्ड गति से कम हुए, आगे भी कम होंगे। और रोजगार का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। ईपीएफओ का जब भी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब लगती है तो सबसे पहले पीएफ खुलता है। 9 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट खुले हैं। तो चुनाव हो चुके हैं, अभी तो चुनाव हो चुके हैं, ये पूरे के पूरे सीरीज में है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने जा रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था इसी साल के एंड तक बन जाएगी और तीसरी अर्थव्यवस्था इस कार्यकाल में हम बना। ठीक है, समय कम बचा है। ठीक है तपोष जी, समय कम बचा है। गुफरान जी जवाब दिए, फटाफट 2 मिनट बचे हैं। गुफरान जी। जी मैं जवाब, छोटा सा जवाब दूंगा। तपोष पाल जी की हालत मुझे समझ आ रही है, किस तरह से वो देश की जनता को भी बुरा भला कह रहे हैं और किस तरह से वो अपनी भाषा की मर्यादा खो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नीच है और ये इस तरह की हरकत कर रही है। आपको शोभा देता है, आप देश की अपने आप को बड़ी पार्टी कहते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपकी भाषा है, आप कहते हैं देश की जनता बेवकूफ है, भोली वाली जनता देश की मुस्लिम महिलाओं से पूछिए वो क्यों लाइन लगा के खड़े हैं आपके कार्यालय में? इस तरह से बात, इसका मतलब आपने बोला है कि पैसा देने के लिए अगड़े और पिछड़े और ये सुपीरियर। तपोष जी जवाब ले लीजिए। इस तरह की बातें आप ही लोग कर सकते हो और देश ने आपको जवाब दिया। यही तो हुआ है, आपने हमेशा पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ हमेशा अत्याचार किया है, आपने गरीबों के साथ अत्याचार किया है। और मैं आपको विश्वास के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल हमने कहा था, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था, क्योंकि देश के लोगों को डायरेक्ट फंडिंग की इसलिए जरूरत है कि अडानी और अंबानी को सीधे तौर से मदद की गई और सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया जाता है और देश के किसानों का कुछ नहीं किया जाता है। एमएसपी का वादा किसानों से किसने किया था? 2022 में किसानों की फसलें का दाम दुगना करने का किसने कहा था? मोदी जी ने 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार की बात फैक्ट्री खोलने के लिए अडानी अंबानी बोल रहे हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात आपसे कही थी, इसके बाद पूरे देश से 15 लाख का जुमला दिया था। आपने इतने झूठ बोल के ठीक है, आप लोग ठीक है। गुफरान जी समय खत्म हो चुका, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सही मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर।